आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट, पेज नंबर 4, प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। हमने कल फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस की थी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आप सब लोगों ने क्या देखा था कि जो हमने क्या देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, सनलाइट थी, क्लोरोफिल था और इसकी फॉर्मेशन क्या हो रही थी, हमारी हो रही थी, प्लस में क्या थी, ऑक्सीजन। तो हमने इसमें क्या देखा था, जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे स्टोम मतलब कि ये स्मॉल पोर्स होते हैं। हमने पढ़ा था कल की ग्रीन लीव्स की जो हमारे ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं ग्रीन, उनके अंदर स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये गार्ड सेल से घिरे हुए होते हैं। किससे घिरे हुए होते हैं, गार्ड सेल से। ठीक है, तो जब ये हमारे पोर्स ओपन होते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन है इनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है इनके अंदर, ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू ले ली उन्होंने, वाटर किससे ले लिया, रूट से, सनलाइट कहाँ से मिल रही थी, सन से, क्लोरोफिल उनकी ग्रीन लीव्स में प्रेजेंस था। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के यूज से ग्रीन प्लांट्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, अपने भोजन के अंदर, जिसको हम अपने फूड के अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज, या क्या बोल रहे हैं हम, जिसको कार्बोहाइड्रेट प्लस में ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जैसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि हमें भी कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, हम चावल खाते हैं, हम बाजरे की रोटी खाते हैं, जैसे हम गेहूं की रोटी खाते हैं, हमें उनसे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन क्या हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर देता है, नहीं। ठीक है, हमें मिल्क की भी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की ग्रोथिंग के लिए, हमारी जो बोन्स की मजबूती के लिए। हमें सिर्फ हमारी जो बोन्स है, छोटे बच्चों की जो हमारी मांसपेशियां हैं, वो मतलब जो बॉडी ग्रोथ है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें अपनी बॉडी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो हमें मिल्क की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो हमारी मिल्क की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है, मिल्क से पूरी होती है। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट तो पूरी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि क्या प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, नहीं, प्लांट्स को भी ग्रोथिंग की आवश्यकता होती है, प्लांट्स को भी हर मतलब प्लांट्स भी ग्रोथ करते हैं, तो उन्हें भी कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन्हें भी विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन, हर चीज़ की क्या होती है, नीड होती है। ठीक है, तो वो कैसे लेते हैं, हम तो अपना मिल्क ले लेते हैं, ठीक है, एनिमल्स के थ्रू ले लेते हैं, ऑयल भी ले लेते हैं प्लांट्स के थ्रू, लेकिन फिर जो हमारे फैट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन प्लांट्स कैसे लेते हैं। तो इसको समझने के लिए आपने जो कल वो प्रोसेस की थी उसको, उस इक्वेशन को समझना जरूरी है। तो जिसमें इसकी फॉर्मेशन हुई थी, जो ये इसका निर्माण हुआ था, जो ग्रीन प्लांट्स ने अपना भोजन बनाया था, लास्ट में जो प्रिपेयर किया था, तो इसमें किस किस का कम्बिनेशन हो रहा था, C6, तो ये क्या था, हमारा कार्बोहाइड्रेट था। क्या था, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या था, हमारी कार्बन थी, हाइड्रोजन थी और ऑक्सीजन थी। तो ये इन तीनों का ही यूज करके, इन तीनों के से कार्बोहाइड्रेट को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, फैट, विटामिन, मिनरल, ठीक है, और प्रोटीन्स। ठीक है, और क्या है हमारा इस पैराग्राफ में कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्सेंट इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होती है हमारे एनवायरनमेंट में वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। फिर भी क्या है, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ऑक्सीजन को। ठीक है, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो जो सॉइल है हमारी, जो मिट्टी है, उसके पास कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं, क्या करते हैं, जो गैसियस नाइट्रोजन है उसको एक यूजेबल फॉर्म, या ये कह सकते हैं हम न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और उसको किस में रिलीज कर देते हैं, सॉइल में। ठीक है, दिस सोल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर। ठीक है, इसमें क्या करना चाह रहा है कि जो हमारी नाइट्रोजन है, जो हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारी फ्री स्टेट में प्रेजेंस है, अब हमारे जो एनवायरनमेंट था उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंस थी, लेकिन वो ग्रीन प्लांट्स ने ले ली थी। कैसे ले ली थी, जो उनकी लिप्स में क्या प्रेजेंस था, टाइनी पोर्स थे, जिनको हम स्टोमेटा बोल रहे थे। स्टोमेटा के थ्रू उन्होंने क्या ले ली, एनवायरनमेंट से क्या ली थी, कार्बन। लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो नाइट्रोजन को तो नहीं ले रहे डायरेक्ट। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है वो कैसे ले रहे हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग के थ्रू। किसके थ्रू ले रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग के थ्रू। ठीक है,
जो हमारे ग्रीन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स की रूट्स होती हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंस रहता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, जो फ्री स्टेट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसको किसके अंदर वन कन्वर्ट कर देते हैं, सोल्यूबल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जो क्या करता है फिर वाटर के थ्रू ग्रीन लीव्स तक पहुंचता है। क्योंकि हमें पता है कि जो ये वाटर ले रहे थे ग्रीन प्लांट्स, जो अपने भोजन को बनाने के लिए वाटर ले रहे थे, इस वाटर के तरह ही जो ये है हमारा जो नाइट्रोजन है, ये क्या जा रही थी, उनकी लीव्स तक जा रही थी, ठीक है, जिससे किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, कार्बोहाइड्रेट की। ओके, समझ आ गया सबको। आगे है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन पोषण के और कौन कौन से तरीके हैं प्लांट्स के, हमने जैसे पढ़े थे कि ऑटोट्रोप करते हैं, हेट्रोट्रोप करते हैं, तो और कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा उनमें न्यूट्रिशन होता है, वो अपने आप को पोषित करते हैं, उनमें पोषण आता है, जिससे उनकी ग्रोथिंग होती है, ठीक है। तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, मतलब वहाँ कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो जिनके पास क्लोरोफिल है, वो तो हमें पता है कि वो ऑटोट्रोप हैं, अपना भोजन अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन सारे कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो अपना भोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं, दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड, वे अपना भोजन प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है भाई। देखो वही प्लांट अपना भोजन प्रिपेयर कर सकेंगे जिनके पास किसकी प्रेजेंस होगी, क्लोरोफिल की, जिनके पास किसकी प्रेजेंस होगी, क्लोरोफिल की, ठीक है। जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं है वो अपना भोजन प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो किसी अनदर प्लांट के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उन्हीं के ऊपर जीवित रहते हैं, ठीक है, और उन्हीं से उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, दे यूज़ द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमें पता है कि जो हम एनिमल्स हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम हेट्रोट्रोपिक हैं, हम अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हम क्या हो गए, हेट्रोट्रोपिक, ठीक है। लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी येलो टेबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कैस्कटा Amarbel. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called a host. Since it deprives the host of valuable nutrients, it is called a parasite. Are we and the other animals also parasites on the plants? You should think about it and discuss with your teacher. इसमें आपको क्या समझ आया? ये कह रहा है कि आपको ये जो फिगर दिख रहा है इसमें जो अमरबेल है, अमरबेल तो हर बच्चे को पता होगी, येलो कलर की जो पतली पतली से हम जो मतलब बचपन में भी देखा करते थे, येलो कलर के जो होते थे लंबी लंबी सी जो बेल सी होती थी, वो क्या करती थी, वो किसी अनदर ट्री के ऊपर चढ़ी हुई होती थी, कि हम देखते थे कि अमरबेल है जो किसी ट्री के ऊपर क्या कर रखी है, क्लाइंब कर रखी है, चढ़ रखी है, ठीक है। तो जो ये कैस्कटा अमरबेल है, जो इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, येलो होता है, तो ये इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं है, ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस नहीं है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो ये सन की जो सनलाइट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा तो फिर क्या करेगा, ये जो ये येलो कलर की जो अमरबेल है, ये क्या करेगी, ये किसी अनदर प्लांट के ऊपर सर्वाइव करेगी, ठीक है। तो जो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि पैरासाइट, पैरा मीन्स जो दूसरे के ऊपर जीवित रहे, तो हमारी अमरबेल कैस्कटा क्या है, पैरासाइट, क्या है, पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट क्या कौन से प्लांट्स होते हैं, कौन से होते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी अनदर प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, द प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अनदर प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए ही वो डिपेंड करेंगे ना, जब उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो वो ग्रोथ करेंगे। तो जब वो अनदर प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट प्लांट। और ये तो हमने देख लिया कि अमरबेल है जो कैस्कटा है वो पैरासाइट है, लेकिन जो उसको दे रहा है, जो उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, जो उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, जो अनदर प्लांट है, वो क्या है, तो वो होस्ट है। होस्ट क्या होता है, देनदार, जो दे रहा है, ठीक है। वो अमरबेल को क्या दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। फिर ये कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि अमरबेल इसके ऊपर डिपेंड है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो क्या ह्यूमन बींग्स भी पैरासाइट हैं, नहीं,
हम पैरासाइट नहीं है, हम हेटेरोट्रोपिक हैं, हम सिर्फ डिपेंड हैं दूसरे के ऊपर, कि हम एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, हम उनसे लेते हैं और फिर कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने एनिमल्स से दूध ले लिया, फिर हम उसको यूज करते हैं, हमने गेहूं से आटा बना लिया, फिर हम उसको चपाती के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट उनके ऊपर सर्वाइव नहीं करते, लेकिन अमरबेल है जो वो डायरेक्ट उस होस्ट प्लांट के ऊपर क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स के लिए सर्वाइव, उसका ही चूसती है वो सब कुछ, मतलब जो उसके अंदर पोषण है जो आता है उस दूसरे प्लांट को चूस चूस कर ही आता है। लेकिन हम पैरासाइट नहीं है, हम सिर्फ दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम प्रिपेयर खुद करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, जो अपने होस्ट प्लांट के ऊपर ही क्या करती है, चूस चूस कर अपने न्यूट्रिएंट्स लेती है, ठीक है। समझ आ गया सबको? हैव यू सीन आर herds of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and just digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in figure 1.6. The pitcher-like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the air. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Such इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि अब तक हम क्या देख रहे थे, ऑटोट्रोप, हेटेरोट्रोप, पैरासाइट। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स भी होते हैं। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स का मतलब है कि जो इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कीड़े मकोड़ों को मतलब खा पी कर वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये इनमें इसके ऊपर क्या लगी होती है, एक लीड लगी होती है, ठीक है। और इसके जो लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, ठीक है। जो ये लीफ है ये किस फॉर्म में मॉडिफाइड हो रखा है, पिक्चर, जैसे जाल सा, जो जाल सा इसके अंदर बन रखा है। जब कोई इंसेक्ट आएगा इस लीड के अंदर, जैसे भी कोई इंसेक्ट आए छोटे मोटे इसके अंदर आए, तो क्या ये लीड क्या हो जाएगी, अपने आप क्लोज हो जाएगी। क्लोज हो जाएगी तो ये जो ये पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बन रखा है, ये इसको क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। इंसेक्ट्स को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। ट्रैप करने के बाद क्या करेगा, ये उस इंसेक्ट्स का के न्यूट्रिएंट्स लेगा अपने डाइजेस्टिव जूस के द्वारा, और क्या करेगा, उनको किसके अंदर कन्वर्ट कर लेगा, अपने फूड के अंदर, ठीक है। तो जो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ओके। आगे हम देखेंगे सेप्रोट्रोप्स। अब तक हमने क्या देखा, ऑटो जो अपने आप पे डिपेंड थे, ऑटोट्रोप, हेटेरो जो दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, पैरासाइट जो होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड थे, इंसेक्टिवोरियस प्लांट। अब हम देख रहे हैं सेप्रोट्रोप्स प्लांट, ठीक है। सेप्रो का मतलब क्या होता है, जो सड़े गले चीज़ों के ऊपर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। सड़ी गली चीज़ों से मतलब क्या लेते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फिर अपने आप को क्या देते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आगे इसमें हम क्या देखेंगे, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। तो तुमने क्या देखा होगा कि मशरूम के जो पैकेट्स हैं उनको देखा होगा, जो मार्केट में क्या हो रहे हैं, सोल्ड हो रहे हैं, बिक रहे हैं। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो आपने देखा होगा कि जो बारिश का मौसम होता है और उसमें क्या लगे, फ्लफी मतलब कि जैसे ये हम जिसको क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला लाइक पैचेस, मतलब जिसको सांप की छतरी बोलते हैं। बचपन में देखा होगा आप लोगों ने सबने, जिसको हम क्या बोलते थे कि जैसे बारिश हुई उसमें वाइट कलर की जो छोटी छोटी उग जाती थी, जिनको हम क्या बोलते थे, सांप की छतरी, ठीक है। तो क्या है वो wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. तो हम अब इसमें क्या देखेंगे कि वो किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं और वो उनके लिए वो कहाँ से आता है, ठीक है। एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। हमने क्या लिया, एक ब्रेड का पीस लिया और उसको मॉइस्चराइज कर दिया, मतलब गीला कर दिया वाटर के साथ, ठीक है। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर
3 days or until fluffy patches appear on। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो ब्रेड होते हैं, जो गले सड़े होते हैं, अगर हम जो मतलब ब्रेड होते हैं हम उनको गीला करके छोड़ देते हैं वो मतलब कि बूसी जाते हैं, उनके ऊपर फफूंदी सी लग जाती है, ठीक है। दिस पैचेस में भी वाइट, ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, ब्राउन के भी हो सकते हैं, वाइट के भी हो सकते हैं, किसी भी कलर के हो सकते हैं। मतलब मेन ये है कि जो वो फफूंदी लग जाती है उसके बारे में है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है। मैग्नीफाइंग लेंस और माइक्रोस्कोप का यूज़ तो हम नहीं कर पाओगे, तो हमें अपनी जैसे जो नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि हम कोई चीज़ रोटी छोड़ देते हैं कि 3-4 दिन से एक रोटी पड़ी है, हमने उसको कहीं मतलब वेस्ट पड़ी है तो उसको देखोगे उसके ऊपर वाइट कलर की जो फफूंदी सी आ जाती है, ब्रेड के ऊपर आ जाती है, ठीक है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो वो ऐसे लगता है जैसे जो वाइट कलर की वो फफूंदी आती है उसमें ऐसे लगता है वाइट सी होती है, वो कॉटन की तरह लगती है, ठीक है। लेकिन क्या होती है मतलब कि जैसे दूर से ऐसे लगता है कि फ्लफी सी कॉटन रखी है, लेकिन वो क्या होती है, फफूंदी होती है, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फंगी या फंजाई, ठीक है। आप इसको दोनों प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, फंगी भी होता है फंजाई भी होता है, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, फंगी। तो फंगी क्या है, फंगी क्या, कॉटन लाइक थ्रेड्स हैं, क्या है, कॉटन लाइक थ्रेड्स, जो किसके ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, पीस ऑफ ब्रेड। जब हम उसको 2-3 दिन आफ्टर मॉइस्चराइजर के बाद उसको गीला करने के बाद छोड़ देते हैं, या रोटी के ऊपर, ठीक है। या कोई भी चीज़ है जो हम खाने पीने के, जो अगर वो पड़ी रही 3-4 दिन तो जो उसके ऊपर वो फफूंदी लाइक जो मतलब स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, फंजाई, ठीक है। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके पास क्या है, न्यूट्रिशन का डिफरेंट मोड है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेट एंड डिकेड मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन, देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये कह रहे हैं जो डेड एंड डिकेड एनिमल, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होते हैं, जैसे इसमें क्या लगा लो कि गला सड़ा ब्रेड है, गली सड़ी चपाती है, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, गला सड़ा ब्रेड है, क्या है, गला सड़ा ब्रेड है, ठीक है। तो इसके ऊपर छोटी छोटी फंजाई लग गई, क्या लग गई, फंजाई या फंगी लग गई, ठीक है। तो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस था, इस डाइजेस्टिव जूस ने जो इनके अंदर, जो इस गले सड़े ब्रेड के अंदर डाइजेस्टिव जूस था, इस डाइजेस्टिव सूट ने इस फंगी को क्या किया कि इसको अपने डाइजेस्टिव जूस के द्वारा सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसके अंदर, सॉल्यूशन। तो ये फंजाई क्या कर रही है, जो इस डाइजेस्टिव जूस के द्वारा इसने इस ब्रेड को सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करा है, इसी से ये क्या ले रही है, न्यूट्रिएंट्स ले रही है, न्यूट्रिशन ले रही है, जिसकी वजह से और ग्रोथ करते करते बढ़ जाती है और पूरी फैल जाती है, ठीक है। ये अपने ही डाइजेस्टिव जूस का यूज करके इस ब्रेड में से जो सॉल्यूशन को क्रिएट करती है, पैदा करती है, उसी से अपना न्यूट्रिएंट लेती है और क्या करती है, ग्रोथिंग करती है, ठीक है। देन दे एब्जॉर्ब द और फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, ठीक है। This mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution form from dead and decayed matter is called saprotrophic nutrition। तो इस चैप्टर में आपके बहुत क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे कौन सा, व्हाट इज फंगाई, ठीक है, ऑटोट्रोप, हेट्रोट्रोप, सेप्रोट्रोप, पैरासाइट, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया है, तो इनको आपको नॉर्मल भी पता होना चाहिए कि जैसे ऑटो मीन्स अपने आप, हेट्रो मीन्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, पैरासाइट का मतलब भी जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन पैरासाइट और उसमें डिफरेंस क्या है कि हम भी हेट्रोट्रोपिक है, हम भी दूसरों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन पैरासाइट और हेट्रोट्रोप में डिफरेंस क्या है, जो पैरासाइट है वो क्या है, मतलब कि वो दूसरे के ऊपर से ही चूसते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को, उसी को खाते हैं, लेकिन हम क्या अपना सिर्फ उनसे लेते हैं और उसको बाद में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो
तो फंजाई क्या है? फंजाई हमें पता है कि जो ये हमारा कॉटन लाइक थ्रेड्स हैं जो किसी ब्रेड रोटी के ऊपर क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। फिर सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम दैट एंड डिकेड मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फंजाई ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन, कौन सा हो गया? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। तो जो प्लांट्स हैं जो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोप्स। तो जैसे हमारी फंजाई है, ये कौन सी प्रोसेस को यूज करती है? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को। लेकिन फंजाई खुद क्या हो गई? सेप्रोट्रोप्स, क्योंकि ये गली सड़ी चीज़ों से ही क्या करती है? अपने आप को न्यूट्रिशन देती है, अपने आप को न्यूट्रिएंट्स देती है, ठीक है। और क्या करती है? आगे 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 ग्रो करती है, ठीक है। Fungi also grow on pickles, leather cloths, and other articles that are left in hot and humid weather for long time. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the mannok of fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now you can figure out how can we protect our things from getting spoiled. अब ये आपने यहाँ तक देखो, जैसे आपने देखा होगा कि जो हम घरों में अचार डालते हैं, क्या डालते हैं? अचार। अगर हम उस अचार के ऊपर जैसे कहते तो ये है कि हाथ यूज़ मत करो कि ख़राब हो जाएगा। हमने कई बार देखा है कि उसके ऊपर जो ये मतलब कि फंजाई जैसा ही कुछ लग जाता है, कॉटन लाइक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी फंजाई बोलते हैं, जिससे हमारा अचार ख़राब हो जाता है। तो हम अपने अचार को सेफ रखने के लिए क्या करते हैं? तो जो हम अचार डालते हैं उसके अंदर उसके अंदर नमक और ऑयल डाल के रखते हैं, जिससे क्या उसका होता है कि उसके अंदर जो फंजाई है उसकी फॉर्मेशन नहीं होने पाती और हमारा अचार क्या रहता है? शेप, ठीक है। और ये क्या है? फंगल स्पोर्स। जो ये हमारे फंगल स्पोर्स हैं, जो इसके छोटे छोटे मतलब ये जो कीटाणु है इसके मतलब कि फंगल के, ये हर जगह प्रेजेंट है, हर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हमारे हैंड्स में भी प्रेजेंट है और ऑल टाइम प्रेजेंट रहते हैं, हर जगह अवेलेबल हैं ये। जैसे ये क्या कहते हैं, जैसे हम आलूओं को उबालते हैं, आलूओं को उबाल के जब मैश कर देते हैं तो जो हमारे हैंड्स में जो स्पोर्स थे, जब हमने उन आलूओं को मैश किया तो हमारे स्पोर्स उसके अंदर भी क्या हो गए? उसके अंदर, ठीक है, मिल गए। तो ये क्या करेंगे? जो हमारे वो मैश किए आलू, हम उनको 2-3 दिन बाद देखेंगे तो उनमें पूरे में फफूंदी लग जाएगी, ठीक है। क्यों लग जाएंगे? क्योंकि हमारे हाथों में भी क्या आते हैं? फंगल स्पोर्स थे। क्या आते हैं? फंगल स्पोर्स, जिसने उसके जो उधर चल के जो हमारे वार्म पोटैटो थे, जो हमारे उबले हुए पोटैटो थे, जो मैश के पोटैटो थे, जब उसमें मिले, जब वो वार्म एनवायरनमेंट में गए तो उनके अंदर उनकी जो मात्रा थी वो और ज़्यादा जर्मिनेट हो गई, जिसके कारण क्या है? वो फंजाई और फैल गई, ठीक है। और वो आलू क्या हो गए? हमारे पूरे फफूंदी से ख़राब हो गए, ठीक है। थैंक यू। आगे का हम कल देखेंगे, ओके।